स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था कपोला फर्नेस के बारे में। ठीक है, दिस इज द हीटिंग पर्पस ऑफ द मेटल एंड थ्रू द furnace. First is the types of the furnace is the cupola furnace and second one is the electric arc furnace. ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लास में कपोला फर्नेस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आपका इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस आपके सिलेबस को टच करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस नाम से ही क्लियर हो रहा है। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें जो आपका हीटिंग ऑपरेशन जो होगा थ्रू द आपका इलेक्ट्रिकल पावर के थ्रू होगा। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस को हम लोग दो टाइप में कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है, टू पार्ट्स में आपका कैटेगराइज कर रहे हैं। एक को कहते हैं डायरेक्ट आर्क हीटिंग फर्नेस, डायरेक्ट आर्क हीटिंग furnace, और second one is the indirect ठीक है arc heating furnace। ठीक है, एक हो गया आपका डायरेक्ट आर्क हीटिंग फर्नेस एंड इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग फर्नेस। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आर्क हीटिंग फर्नेस और इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग फर्नेस होता क्या है, इससे पहले आपको इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस आप जान लो क्या होता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आपका ये है, डेफिनेशन ये कहता है इट इज basically used in melting of iron ores and find a final product as a steel form। ठीक है, through this electric arc furnace we melt the iron ores to convert its in final product as a steel form। ठीक है, तो यहाँ क्या है, वहां आपको कपोला में क्या होता है, कास्ट आयरन को मेल्ट करते हैं और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में हम लोग आयरन ओर्स को मेल्ट करते हैं। ठीक है, बस बेसिक डिफिनेशन आपका डिफरेंसेस बिटवीन दिस टू फर्नेस आर, फर्स्ट इज द कपोला वेयर द we melt the cast iron and convert into the liquid cast iron form, and second was the electric arc furnace, basically used in melting of iron ores and finding a final product as a steel form। ठीक है, अब ये क्या होता क्या है देख लो आप। Iron carbide is melted and converted into high quality steel। इसमें क्या होता है कि आयरन कार्बाइड melted and find as a steel। मतलब इसमें जो आपको आयरन होगा वो आयरन कार्बाइड के फॉर्म में होगा। ठीक है ना, तो इसमें बोल रहा है कि हाँ एक चीज है, लाइम इसमें क्या होता है, मिक्सअप करते हैं हम लोग, लाइम स्टोन को भी मिक्स करते हैं। लाइम स्टोन already mixed on it to find out the impurities from this as a form of slag। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं
कि आयरन लाइमस्टोन को हम लोग आयरन ओर्स में मिक्सअप करते हैं। क्यों? जो इम्प्योरिटीज इसके अंदर में होता है, जो भी इम्प्योरिटीज होगा आपका, वो इन द फॉर्म ऑफ स्लैग जो होगा वो आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग लाइमस्टोन को मिक्स करते हैं आपका इसके साथ। तो इसलिए कंपोजिशन क्या हो गया, ये आयरन ओर्स प्लस लाइमस्टोन इस फर्नेस में आपका ये यूज होगा, ठीक है। आयरन ओर्स प्लस लाइमस्टोन इस फर्नेस में आपका यूज होगा। अब इसका डिस्क्रिप्शन क्या है आपका, पार्ट्स डिस्क्रिप्शन देख लो, पार्ट्स डिस्क्रिप्शन कौन कौन सा पार्ट्स आपका इस फर्नेस में यूज होता है, इस फर्नेस को बनाने में कौन कौन सा पार्ट्स को हम लोग यूज करते हैं, इसको आप लोग देख लो, ठीक है। पहला आता है आपका शेल आता है, जो कपोला में भी यूज हुआ था। ये क्या होता है, स्टील मेड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, ठीक है। शेल होता है वो कैसा होता है, स्टील स्ट्रक्चर्ड, आपका स्टील मेड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है ना। ये आपका शेल के रूप में होता है। दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं हीटिंग पर्पस के लिए। इलेक्ट्रोड्स कैसा इलेक्ट्रोड्स होता है, ये ग्रेफाइट लेमिनेटेड आपका इलेक्ट्रोड्स होता है, ठीक है। मतलब इसमें जो आपका इलेक्ट्रोड्स में जो लाइनिंग होता है, जो लाइनर यूज करता है, वो ग्रेफाइट फॉर्म में होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा वो डायरेक्टली बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आएगा, वो आपका लेमिनेटेड होता है आपका ग्रेफाइट से। तो ग्रेफाइट आपका बैड कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। सो हम लोग इसको एज ए लेमिनेशन हम लोग ग्रेफाइट को यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड के बाद आ जाता है तुम्हारा आपका आयरन ओर्स प्लस लाइमस्टोन, ठीक है, टू फाइंड द फाइनल प्रोडक्ट एज ए स्टील। एंड फोर्थ नंबर आपका आता है, तुम्हारा है ना, रिफ्रैक्टिव लाइनिंग, आपका रिफ्रैक्टिव लाइनिंग मानिए आपको ब्रिक्स भी कह सकते हो, ठीक है। अब ये पार्ट्स है आपका, बेसिकली यही पार्ट्स आपका यूज होता है ना। पार्ट्स डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा, पहला शेल आता है। शेल क्या होता है, स्टील स्ट्रक्चर आपका फॉर्म होता है, ठीक है ना। वो आपका या तो आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म होगा या आपका तुम्हारा साइलेंटिकल फॉर्म होगा। तो यहाँ जो डायरेक्ट आर्क हीटिंग फर्नेस में हम लोग साइलेंटिकल शेप का स्टील मेड स्ट्रक्चर फॉर्म को क्रिएट करते हैं, जिसको हम लोग शेल कहते हैं। दूसरा आपका यूज होता है इलेक्ट्रोड्स, ग्रेफाइट लेमिनेटेड इलेक्ट्रोड्स आपका यूज होता है। ये कैसा होता है, ये 3 फेज इसमें पावर सप्लाई देते हैं, 3 फेज पावर सप्लाई देते हैं। किसमें देते हैं, ये आपका जो लेमिनेटेड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स में 3 फेज पावर सप्लाई आपका प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, फ्लक्स आपका जनरेट होता है, और फ्लक्स से क्या होता है आपका हीट जनरेट होता है, और हीट से क्या होगा, मेटल आपका मेल्ट होना शुरू हो जाता है। ये आपका मैक्सिमम टेम्परेचर इसमें जो आपका मेंशन होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर अप टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब फर्नेस का जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग इसमें टेम्परेचर को कंसिस्ट कर सकता है। ये कंसीडर हम लोग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर कंसीडर करते हैं आपको इस डायरेक्ट आर्क हीटिंग फर्नेस में, ठीक है। अब डायरेक्ट आर्क हीटिंग फर्नेस का इसका डायग्राम आप देख लो, डायग्राम से समझोगे क्लियर होगा, ठीक है। क्या होता है, ये आपका साइलेंटिकल शेप में होता है, ठीक है। डायरेक्ट आर्क हीटिंग फर्नेस, ठीक है। ये क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल टाइप का होता है। ये आपका एक सिलेंडर बनाओ, ये ऐसा हो गया आपका, ऐसा हो गया, ठीक है। और आपका ये आपका इसका बेस हो गया, और आपका ये आपका
ऐसा हो गया, ठीक है। इस तरह का आपका सिलेंडर हो गया, ठीक है। ये आपका इसको स्टील स्ट्रक्चर सेल है ये, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। ये जो हो गया ये आपका कैसा हो गया, इसको कहेंगे सेल। कैसा आपका स्टील स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चरल फॉर्म में, स्ट्रक्चरल फॉर्म में, ठीक है। इसको हम लोग सेल कहेंगे, ठीक है। ये आपका सेल हो गया, सेल को हम लोग, है ना। और ये जो होता है ये आपका यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से आपका रिफ्लेक्टिव डिस्क होता है। ये आपका लाइनर का काम करेगा। लाइनर का क्या काम होता है, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के कॉन्टेक्ट में नहीं आने देगा और ये अपना जो है फेस को क्विकली चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना। मतलब ये ब्रेक करता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के कांटेक्ट को ब्रेक करता है, ठीक है ना। ये पूरा आपका रिफ्लेक्टिव डिस्क हो गया, ये आपका डिस्क हो गया। इसको लाइनर भी कहेंगे या लाइनर भी कहेंगे, रिफ्लेक्टिव लाइनर भी कहेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद आपका इलेक्ट्रोड्स यूज होता है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोड्स होता है, ये आपका इलेक्ट्रोड्स हो गया, 1 2 and 3, these are the electrodes, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोड्स हो गया, ठीक है। ये तीनों क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रोड्स हो गया, इलेक्ट्रोड्स। कैसा इलेक्ट्रोड्स हो गया, इसमें आपका ग्रेफाइट का लाइनिंग रहेगा, ठीक है। ये आपका ग्रेफाइट का लाइनिंग रहेगा, ये आपका लाइनिंग दे दिए ग्रेफाइट का। बैड कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या होगा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो डायरेक्ट मेटल में फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये हो गया लेमिनेटेड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। लेमिनेटेड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। अब क्या होता है कि इसको आपका 1 2 3 तीनों इलेक्ट्रोड्स को हम लोग डालते हैं, ठीक है, इस फर्नेस में। 1 इलेक्ट्रोड्स ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोड्स आपका ये हो गया और तीसरा इलेक्ट्रोड्स आपका ये हो गया, ठीक है। तीनों इलेक्ट्रोड्स को इस फर्नेस में डाल दिए। अब क्या होता है कि ये तीनों इलेक्ट्रोड्स फर्नेस में चला गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये जो एरिया हो गया यहां आपका, ये जो एरिया है, ठीक है। यहां पे क्या आ गया आपका, लाइमस्टोन और आपका आयरन ओर्स। ये आयरन ओर्स हो गया और ये आपका लाइमस्टोन हो गया, ठीक है। इसको लाइमस्टोन को आप ऐसे इंडिकेट कर दो, ये आपका, ये हो गया आपका आयरन ओर्स प्लस लाइमस्टोन, आयरन ओर्स प्लस लाइमस्टोन, ठीक है। अब क्या होता है कि इसको 3 फेज से जोड़ते हैं। ये आपका जो ऐड होगा वो 3 फेज सप्लाई से ऐड होगा, ठीक है। इसको आप 3 फेज सप्लाई देंगे। डेल्टा स्टार्टर से दो, आपका डेल्टा स्टार्टर से दो, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको 3 फेज डेल्टा स्टार्टर से इस पे सप्लाई दोगे, क्या होगा, ये चार्ज होगा, ठीक है। ये तीनों जो आपका ग्रेफाइट लिमिटेड ये है आपका इलेक्ट्रोड से, ये आपका चार्ज होगा। जब ये चार्ज होगा तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जनरेट करेगा, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जनरेट करेगा तो ये क्या होता है ना, ये अप एंड डाउन इसको हम लोग मूव कर सकते हैं
डाउन इसको मूव कर सकते हैं थ्रू द मोटर, ठीक है, थ्रू द यूज ऑफ मोटर हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इसके गैप को बढ़ाना है थोड़ा सा, आपका कंबेशन चैम्बर जो आपका कंबेशन चैम्बर होगा ये, और एक्चुअली ये जो है ना ये आपका कंबेशन चैम्बर होगा, यहाँ पे आपको गैप देना ही देना है। ये आपका जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा ये आपका कंबेशन चैम्बर होगा। दिस एरिया इज नोन एज द कंबेशन चैम्बर। अब क्या हो गया कि कंबेशन चैम्बर में आपका फ्लक्स जनरेट हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका हीट डिसिपेट होगा, आपका हीट जनरेट होगा, यहाँ पे फ्लक्स जनरेट हो गया तो आपका हीट आएगा। जब आपका हीट आएगा तब क्या होगा कि इसके कांटेक्ट हीट जैसे ही आपका इंक्रीज करेगा इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। तो जैसे ही इस टेम्परेचर के कांटेक्ट में आपका लाइमस्टोन और आयरन ओर आता है, दे विल बी टेंड्स टू मेल्ट, है ना, इन द फॉर्म ऑफ द पिग आयरन फॉर्म्स, ठीक है ना। तो ये मेल्ट होना आपका शुरू हो जाता है। और एक जो तो इसमें क्या होता है, उसमें कपोला में क्या था, आपका स्लैग होल के थ्रू बाहर आ जाता था। इसमें क्या है ना कि जैसे हीटिंग होगा तो जो आपका लिक्विड फॉर्म आपका है, लिक्विड फॉर्म जो होगा, ये स्लैग जो इम्प्यूरिटीज है वो आपका ऊपर आ जाएगा। स्लैग इम्प्यूरिटीज जो होगा ना, स्लैग इम्प्यूरिटीज जो है वो आपका अपर लेयर में आ जाएगा, और जो क्लीन साइज मेल्टिंग पिग आयरन है वो उस स्लैग के नीचे आ जाएगा। यहाँ पे एक टिल्टिंग डिवाइस को आपका यूज करते हैं। देखो इस तरह का एक टिल्टिंग डिवाइस होता है, ठीक है, ऐसा, और आपका इस तरीके का एक टिल्टिंग डिवाइस हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये आपका टिल्टिंग डिवाइस है, टिल्टिंग डिवाइस। और यहाँ पे क्या होता है कि ये आपका पोरिंग, आपका एग्जस्ट पोरिंग आपका गेट होता है, एग्जस्ट पोरिंग, एग्जस्ट आपका स्लैग गेट होता है, स्लैग गेट, पोरिंग गेट नहीं, एग्जस्ट स्लैग गेट होता है। तो जैसे ही इसको हम आपको इसको टिल करते हैं, मतलब कि इस एंगल पे लेके आते हैं, सर्टेन एक एंगल देते हैं, ठीक है। मान लिया कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन आपका 45 डिग्री देते हैं, ठीक है, सपोज दैट 45 डिग्री पे इसको टिल्ड करते हैं, ये पूरा आपका जो फर्नेस इसको टिल्ड किए, तब क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बाहर आएगा, आपका स्लैग बाहर आ जाएगा। स्लैग को हम लोग सेपरेट कर लिए, इसके बाद हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट आपका बचा वो क्या बचा, आपका स्टील फॉर्म, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बचा वो क्या आपका बचा, वो बचा आपका स्टील फॉर्म। तो ये जो होता है ये क्या, ये जो आपका कंबशन चैम्बर होता है इसको आयोनाइज्ड मीडियम भी कहते हैं। आयोनाइज्ड हुआ ना भाई, चार्ज हो गया तो आयोनाइज्ड होगा आपको, तो आयोनाइज्ड मीडियम आपका इस सेक्शन को भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ही चार्ज होगा ये आयोनाइज्ड होगा, तो ये जो कंबशन चैम्बर मीडियम है इसको हम लोग आयोनाइज्ड मीडियम भी कहेंगे। यहाँ हीट आपका इंक्रीज किया, हीटिंग से क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, और टेम्परेचर से आपका क्या हो गया कि लाइमस्टोन और तुम्हारा जो आयरन ओर्स है वो आपका मेल्ट किया, तो आपका लाइमस्टोन क्या एज ए फ्लक्स काम करता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, लाइमस्टोन एज ए स्लैग जो होता है ना, वो अपर लेयर में आ जाता है, और नीचे क्या होता है आपका क्लीन वेव आपका स्टील का होता है। फिर इसका टिल्टिंग डिवाइस इसको मूव करते हैं, और जो फर्स्ट ऑफ जो स्लैग होता है वो आउट कर लेते हैं, उसके बाद क्लीन स्टील होता है इसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दिस इज द मेथड ऑफ द डायरेक्ट आर्क हीटिंग फर्नेस, ठीक है, कुछ नहीं है। क्या तो 3 इलेक्ट्रोड्स डाल के इसको एडजस्टेबल होता है आपका। अगर आपको कम हीट, आपको थोड़ा एक ज्यादा टाइम के लिए आपको हीटिंग करना चाहते हैं, तो इस मीडियम को जो आपका कंबशन चैम्बर के आपका डिस्टेंस हो उसको थोड़ा सा बढ़ा दोगे, तो एरिया ऑफ द कांटेक्ट जो होगा वो आपका ज्यादा हो जाएगा, तो हीट डिसिपेशन इस कांटेक्ट आपका कम होगा, तो ये लेट में आपका मेल्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये एडजस्टेबल होता है, थ्रू द यूज ऑफ मोटर होता है, इसको मूवमेंट हम लोग लैमिनेटेड इलेक्ट्रोड्स को हम लोग देते हैं, ठीक है ना। और तुम्हारा जो ये होगा लाइमस्टोन वगैरह कहाँ से आएगा, ये कवर्ड होता है, कैप्ड कवर टाइप का होता है, ठीक है। पहले इसको आपको निकाल लेते हैं,
लाइमस्टोन ये आ गया, इसके बाद आपका लिमिटेड इलेक्ट्रोड्स को डाल देते हैं, फिर इसको पूरा कवर्ड कर देते हैं, पूरा बंद हो गया। मेल्ट होने के बाद इसको टिल्ट करके आपको फाइनल प्रोडक्ट को हम लोग निकाल लेते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द डायरेक्ट आर्क हीटिंग फर्नेस। ठीक है, ये आपका हो गया डायरेक्ट आर्क हीटिंग फर्नेस। अब हम लोग जा रहे हैं इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग फर्नेस में। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट में आ जाओ, ये डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो गया, देखो इसमें क्या होता है, कंबशन चैम्बर में आयोनाइज्ड होता है, सेम है, थोड़ा सा अंतर है बस। क्या होता है इसमें, क्या हो गया, इसमें सिलेंडर हम लोग यूज किए, इसमें रेक्टेंगल शेप में रहता है, ये आपका रेक्टेंगल शेप में होगा, ये हो गया रेक्टेंगल शेप। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, ये आपका सेल हो गया। ठीक है, और इसको कवर्ट करो, इस तरह का होता है। ठीक है, ये रेक्टेंगल शेप में हो गया। ठीक है, इनडायरेक्ट, ये कैसा आपका इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रोड्स हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, ये आपका प्लेस करते हैं। ठीक है, अंतर सिर्फ यही है, इसमें सिर्फ ये अंतर है, इसमें सिर्फ ये अंतर है कि इसमें जो इलेक्ट्रोड्स, इसमें जो फ्लक्स आपका जनरेट होगा, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में आपका फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। ठीक है, बस यही अंतर। उसमें क्या था, कंबशन चैम्बर जो आयोनाइज्ड मीडियम था वो कंबशन चैम्बर में था। इसमें क्या होगा कि ये जो आयोनाइज्ड मीडियम जो होगा, इन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स हॉरिजॉन्टली लाइंस के बीच में जो होगा आपका, वही आपका फ्लक्स जनरेट होगा। ठीक है, सेम आपका प्रोसीजर है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, लाइमस्टोन और आयरन ओर्स का कंपोजिशन होगा। ठीक है, और ये आयरन ओर्स हो गए। सेम आपका इसमें आपका 3 फेज सप्लाई देंगे, ये आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे, यहां इलेक्ट्रिक सप्लाई दिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई दिए, ये चार्ज हुआ, आपका इल्यूमिनेटेड ग्रेफाइट आपका इलेक्ट्रोड चार्ज हो गया। चार्ज होने के बाद जो फ्लक्स जनरेट हो गया आपका इन बिटवीन टू आपका ये तुम्हारे इलेक्ट्रोड्स के बीच में आपका फ्लक्स, मतलब आयोनाइज्ड मीडियम आपका ये हो गया। इसके बाद हीट डिसिपेशन हो गया, और हीट के थ्रू टेम्परेचर बिल्डअप हो गया। ड्यू टू दैट टेम्परेचर क्या हो गया, ये आपका मेल्ट किया। ठीक है, तो मेल्टिंग करने के बाद सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे आपका स्लैग पोर्ट है आपका। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, स्लैग पोर्ट है। ठीक है, और यहाँ पे टिल्टिंग डिवाइस को लगा दो इस तरीके से, ये आपका टिल्टिंग डिवाइस हो गया, टिल्टिंग डिवाइस। ठीक है, जैसे ही मेल्ट हो गया आपको इसको कवर, ड्यूरिंग द ऑपरेशन क्या होगा, ये पूरा आपका पैक्ड होगा। ठीक है, कवर्ड होगा, ये पूरा बंद होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन देने के बाद इसको टिल्ट कर दिए, और जो आपका स्लैग होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लैग बाहर आएगा, फिर इसके बाद स्लैग क्या इन द फॉर्म ऑफ इम्प्यूरिटीज है, ये बाहर आ गया। फिर इसके बाद फाइनल प्रोडक्ट हमको स्टील मिल जाएगा। क्या अंतर हो गया, कुछ अंतर नहीं हो गया। डायरेक्ट में क्या हो गया, जो कंबशन चेंबर हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना, वो आपका जो फ्लक्स आपका इसमें डायरेक्ट में आपका जो फ्लक्स जनरेट होता है इन द कंबशन चेंबर जस्ट बिलो द इलेक्ट्रोड्स के जस्ट बिलो नीचे होता है। और इसमें फ्लक्स जो आयोनाइज्ड मीडियम होता है, जो फ्लक्स जनरेट होता है, वो इन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स के बीच में होता है, और सेम प्रोसीजर होता है।
उसमें सिलेंड्रिकल शेप में शेल होता है, इसमें क्या होगा रेक्टेंगुलर शेप में आपका शेल होता है, बस और कुछ डिफरेंस नहीं है, बेसिक डिफरेंसेस आपका यही है। तो इसमें आपका बोल रहा है टू इंक्रीज और डिक्रीज द लेंथ ऑफ आर्क वी मूव्ड इलेक्ट्रोड्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बाय मोटर, ठीक है ना। वही चीज बोल रहा है कि टू इंक्रीज और डिक्रीज द लेंथ ऑफ आर्क, आर्क के लेंथ को अगर बढ़ाना है तो आपको मोटराइज सिस्टम के थ्रू आपका क्या होगा कि इलेक्ट्रोड्स को आपको अप एंड डाउन कर सकते हैं। टू कंट्रोल द वोल्टेज ऑफ आर्क ट्रांसफार्मर इज यूज्ड विद इन द टैपिंग इन प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। बस मान लिया कि जहां वोल्टेज ड्रॉपिंग की बात होती है, वोल्टेज ड्रॉप करता है, वोल्टेज ड्रॉपिंग, तब हम लोग क्या यूज करते हैं उसमें, वोल्टेज ड्रॉपिंग में यूज करते हैं ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर मतलब कांस्टेंट वोल्टेज, इसमें जो आपका वोल्टेज होगा वो आपका कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई होगा, ठीक है ना। जहां भी फ्लक्चुएशन ऑफ द वोल्टेज होगा वहां हम लोग, या ड्रॉपिंग ऑफ द वोल्टेज होगा, तो ये क्या होगा प्रॉपर्ली आपका मेल्टिंग नहीं होगा, इससे क्या होगा आपका मेल्टिंग डिफेक्ट्स होगा। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग एक ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं डेल्टा स्टार्टर में, जो कि वोल्टेज ड्रॉपिंग के प्रॉब्लम को मिनिमाइज करता है और ये वोल्टेज को कांस्टेंट करता है, ठीक है, जो कि हीटिंग पर्पस के लिए कांस्टेंट हीटिंग के आपको प्रॉपर्ली आप कांस्टेंट हीट को प्रॉपर्ली कंसिस्ट करता है, इससे आपका हीटिंग डिसिपेशन या हीटिंग प्रॉब्लम आपका नहीं आता फर्नेस के अंदर, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद अबाउट 2000 डिग्री टेम्परेचर रीचेस इन डायरेक्ट कोर अकर्स, वही बोल रहा है कि इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर हम लोग रखते हैं हम लोग करते हैं, वो हम लोग करते हैं मैक्सिमम 2000 डिग्री सेंटीग्रेड को बर्दाश्त कर सकता है। अगर इसके मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द टेम्परेचर इस फर्नेस का 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, टॉपिक फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग टॉपिक सेकेंड में जा रहे हैं, वो है आपका फोर्जिंग। फोर्जिंग कास्टिंग तो सब पढ़ लिए, मजा आया। अब आ जाओ फोर्जिंग में। फोर्जिंग क्या है समझ लो। फोर्जिंग, कास्टिंग एंड फोर्जिंग में अंतर क्या है। कास्टिंग में क्या हो गया, मॉल्टेन मेटल को हम लोग केविटी में पोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आफ्टर सॉलिडिफिकेशन हम लोग फाइनल प्रोडक्ट को पा लेते हैं, है ना, उसको फाइनल प्रोडक्ट हम लोग गेन करते हैं। लेकिन फोर्जिंग का डेफिनेशन क्या है, फोर्जिंग इज ए डेफिनेशन ऑफ फोर्जिंग क्या है, फोर्जिंग इज ए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, फोर्जिंग इज ए plastic deformation of a metal, है ना। फोर्जिंग इज ए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ ए मेटल, ठीक है, मेटल का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। when a compressive force act on it, due to that it became recrystallize मतलब रिक्रिस्टलाइज का मतलब क्या हो गया आपका, है ना, अपना जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उससे आपका डिफॉर्मेशन आता है, ठीक है ना। ऑन ड्यू इट बिकम्स रिक्रिस्टलाइज एंड देन we found as our final product, as final product।
बोला कि फोर्जिंग इज ए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब उसको हम लोग बाय द यूज ऑफ प्रेस, है ना, पहले आपका इसमें भी आपका टाइप्स होगा, फोर्जिंग में भी एक कोल्ड फोर्जिंग होता है, एक हॉट फोर्जिंग होता है, ठीक है ना। तो कोल्ड फोर्जिंग के लिए क्या करते हैं कि हीट करते हैं, ठीक है, मेटल को हीटिंग करने के बाद आपका क्या होता है कि रिक्रिस्टलाइज होने के बाद मतलब है कि कब तक हीटिंग करते हैं, जब तक वो रिक्रिस्टलाइज नहीं हो जाता है, मतलब अपना स्ट्रक्चर आपको ब्रेक नहीं करता तब तक उसको हीट करते हैं, और जैसे ही आपका रिक्रिस्टलाइज हो जाता है उसको हम लोग हैमरिंग करते हैं, ठीक है ना। वो टाइप्स ऑफ आपका हैमर में हम लोग पढ़ाए डिस्कस करेंगे। तो हैमरिंग करने के बाद आपको डिफरेंट साइज में आपको हम लोग फाइनल प्रोडक्ट को पा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लो, तुम लोग कभी लोहार के पास, ब्लैक स्मिथ के पास गए होगे, तो क्या होता है, ब्लैक स्मिथ क्या करता है कि ओपन जो चैम्बर होता है, ओपन चैम्बर जो हीटिंग चैम्बर होता है, उसमें कोई भी आपका मेटल को ऐसे रख दिया, है ना, उसके बाद आपका पूरा हीटिंग होता है, हीट होने के बाद उसको निकाल लिया, ठीक है, निकालने के बाद उसको हैमरिंग करके डिफरेंट साइज शेप एंड साइज में बना लेता है। तो हीटिंग जो कब तक करता है, जब तक कि वो आपका जो मटेरियल है वो आपका रिक्रिस्टलाइज नहीं हो जाता है, मतलब कि वो अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर लेता है, ठीक है, मतलब ये होता है कि वो मैक्सिमम डक्टाइल हो जाता है, ठीक है, वो इंक्रीज द डक्टिलिटी, उसकी डक्टिलिटी बहुत इंक्रीज कर जाती है, तब जाके हैमरिंग करके हम लोग डिफरेंट शेप एंड साइज को फाइंड आउट करते हैं, दैट इज द फोर्जिंग। फोर्जिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्जिंग, फोर्जिंग का दो टाइप्स होता है। फोर्जिंग आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट इज द हॉट फोर्जिंग एंड सेकेंड वन इज द कोल्ड फोर्जिंग, ओके। अब ये हॉट फोर्जिंग क्या होता है और कोल्ड फोर्जिंग क्या होता है। हॉट फोर्जिंग इज द प्रोसेस इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल we heating the object, we heating the material become as a recrystallization phase, then we have to press it and find its final product, ठीक है ना। ये आपका हॉट फोर्जिंग में होता है। हॉट फोर्जिंग में हम लोग जो मटेरियल को डिजाइन शेप में चाहिए उसको पहले हीटिंग करते हैं। तो हीटिंग करने के बाद क्या होता है, हीटिंग करने के बाद आपका क्या होता है कि वो डक्टाइल मटेरियल हो जाता है, वो डक्टिलिटी उसमें आ जाती है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग उसको फाइंड आपका, है ना। द हॉट फोर्जिंग इज द ऑपरेशन ऑफ फोर्जिंग प्रोडक्ट और कंपोनेंट्स एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन, है ना, टेम्परेचर फॉर दैट प्रोडक्ट। द हॉट फोर्जिंग रेसिस्ट इन द रिडक्शन इन स्ट्रेंथ and increases in ductility। due to the hot forging में क्या हो गया, ये increase the ductility and decrease the strength, यही होगा, ठीक है। हॉट फोर्जिंग में क्या हो गया, हम आपका हीटिंग किए, हीटिंग करने के बाद क्या हो गया, ये जैसे ही डक्टिलिटी आएगा रिक्रिस्टलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, इसमें हम लोग हैमरिंग करेंगे, तो इससे क्या होता है कि इंक्रीज द डक्टिलिटी एंड और डिक्रीजेस द स्ट्रेंथ, उसका स्ट्रेंथ जो होगा वो आपका डिक्रीज करेगा। जस्ट आपका कोल्ड फोर्जिंग क्या होता है कि इसमें क्या हो गया कि प्रॉपर हीटिंग किए रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए। इसमें कोल्ड फोर्जिंग में क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे, सिर्फ जो रूम टेम्परेचर है आपका, ठीक है ना, उस पे ही आपका जो मटेरियल होता है, समझे, उसको हम लोग प्रेस करते हैं, उसको आपको फोर्स करते हैं, उसको बाय द हाइड्रोलिक प्रेशर या आपका मैकेनिकल फोर्जिंग जो भी हो गया, उसके थ्रू जो आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज द कोल्ड फोर्जिंग। तो इसमें क्या होता है, कोल्ड फोर्जिंग होता है, द कोल्ड फोर्जिंग इज द ऑपरेशन ऑफ फोर्जिंग प्रोडक्ट और कंपोनेंट्स एट द रूम टेम्परेचर और अबव द रूम टेम्परेचर बट फॉर बिलो देन द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। लेकिन इसमें क्या होता है, above the recrystallization temperature हो जाएगा, ये above the recrystallization above the recrystallization temperature, और ये क्या होगा, below the recrystallization temperature, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो इससे आपका फोर्जिंग रिजल्ट एज एन इंक्रीज इन स्ट्रेंथ एंड रिडक्शन इन डक्टिलिटी। इसमें क्या होगा कि आपका जस्ट इसका इन्वर्स होगा,
ये आपका इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा डक्टिलिटी, डिक्रीज द डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ एंड इंक्रीज द स्ट्रेंथ। ठीक है, इसमें क्या हो गया, जस्ट इन इंक्रीज द डक्टिलिटी डिक्रीज द स्ट्रेंथ। कोल्ड फोर्जिंग क्या हो गया, डिक्रीज द डक्टिलिटी एंड इंक्रीज द स्ट्रेंथ। दिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्जिंग। ठीक है, ये फोर्जिंग का दो तरह का फोर्जिंग होता है। ठीक है ना, आप टाइप्स ऑफ फोर्जिंग में देख लो, इसका नोट्स मिलेगा, सारा का नोट्स आपको जल्दी भेजेंगे, उसका तो भेज देंगे और इसका भी जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे देते चले जाएंगे। अब जो टाइप्स ऑफ फोर्जिंग, कितने टाइप्स के फोर्जिंग होते हैं। ठीक है, पहला आ जाओ, पहला स्मिथ फोर्जिंग। ठीक है, पहला आता है स्मिथ फोर्जिंग, स्मिथ फोर्जिंग। दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है आपका ड्रॉप फोर्जिंग, ड्रॉप फोर्जिंग। तीसरा मशीनिंग फोर्जिंग, मशीन फोर्जिंग, और चौथा आता है प्रेस फोर्जिंग। ये आपका बेसिकली आपका टाइप्स ऑफ जो फोर्जिंग है, ये चार तरह की फोर्जिंग होते हैं। पहला दैट इज द स्मिथ फोर्जिंग, ड्रॉप फोर्जिंग, मशीन फोर्जिंग एंड प्रेस फोर्जिंग। ठीक है, अब ये स्मिथ फोर्जिंग क्या है, इन स्मिथ फोर्जिंग पार्ट्स आर स्लैप्ड बाय हीटिंग देन इन एन ओपन फायर बाय द blacksmith and then beating it in on the axis to get the desired shape. The operator to manipulate the component in between the flown, है ना। आप देखो स्मिथ फोर्जिंग में क्या होता है, ओपन फायरिंग होता है, ओपन फायर, कोई कंबशन चैम्बर नहीं होता इसमें। ओपन फायर में हम लोग क्या होता है कि कोई भी मटेरियल को हीट करते हैं। ठीक है, ओपन फायर में हम लोग मटेरियल को हीटिंग करने के बाद आपका बीट करते हैं, बीटिंग, हीटिंग के बाद आपका होगा बीटिंग, और उसके बाद हमको डिजायर्ड शेप मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें मटेरियल में जो एग्जैक्टली जो स्ट्रेंथ होना चाहिए, इसमें दिक्कत यही है कि जो एग्जैक्टली जो स्ट्रेंथ चाहिए वो मटेरियल में हमको नहीं मिल जाता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर का कोई कंक्लूजन नहीं होता है। ओपन फायरिंग में आपका ओपन फायर आपका होता है, ओपन में फायरिंग हुए, देयर नो एनी इंस्ट्रूमेंट टू चेक द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल के टेम्परेचर को चेक करने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। तो ये हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं कि जो तो फोर्जिंग में, तो ये आपका फोर्जिंग यूज होता है बेसिकली ब्लैक स्मिथ इसको यूज करता है, ब्लैक स्मिथ प्रोसेस भी कहते हैं, ब्लैक स्मिथ लोहार प्रोसीजर। ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आपका ये आपका यूज होता है, जहां मास प्रोडक्शन में देयर इज नो मोर एक्यूरेट डायमेंशन फाइंड आउट जॉब होगा, तो वहां हम लोग ब्लैक स्मिथ का यूज कर सकते हैं, जिसमें ओपन फायर होता है और मटेरियल का, उसके बाद बीटिंग होता है, देन वी फाइंड द डिजायर्ड शेप। ड्रॉप फोर्जिंग क्या बोलता है, ड्रॉप फोर्जिंग बोलता है कि जैसे इसमें आपका दो डाई हो गया। ठीक है ना, देखो इसमें क्या होता है, फोर्जिंग में आपका डाई यूज करते हैं। एक मान लिया कि ये आपका डाई है, सपोज दैट, मान लो ये आपका एक डाई है, और आपका एक डाई आपका ये हो गया, एक डाई आपका ये हो गया। ठीक है, ये आपका एक डाई ये हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया फिक्स डाई, इसको फिक्स डाई कहो, फिक्स्ड डाई। और ये हो गया आपका मूवेबल डाई, मूवेबल डाई। ये कैसे मूव करेगा, रैम के थ्रू करेगा। ये आपका रैम हो गया, रैम के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये डाई। ठीक है,
तो ये ड्रॉपिंग डाई बोलता है, ठीक है। मान लिया कि ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो ड्रॉपिंग फोर्जिंग में हम लोग रैम के थ्रू क्या करते हैं कि इस डाई को जो है वो आपका डाउनवर्ड करते हैं। तो ड्यू टू द कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है कि आपका क्या होगा कि ये जो आपका रैम के थ्रू आपका जो डाई आपके इसके साथ मैच किया, तो इस फाइनल प्रोडक्ट को भी प्रेस करके हमारा किस स्ट्रक्चर में बना देगा, ये आपका जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा मिलेगा वो आपका ऐसा मिलेगा। यही फाइनल प्रोडक्ट आपको ऐसा मिला, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट यही आपका ड्रॉ फोर्जिंग कहलाता है, ठीक है। ड्रॉ फोर्जिंग इज ए फोर्जिंग प्रोसेस वेयर ए hammer is raised and dropped into the work pieces to deform it according to the slope of die. In draw forging, sudden strokes or pressure are applied. ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि इम्पैक्ट लोड आपका पड़ता है सडनली आपका, ठीक है ना। सडन लोड आपका, सडनली लोड आपका अप्लाई करते हैं ड्यू टू द हैमर। हैमर का मतलब आपका ये आपका रैम से हो गया, ठीक है ना। इसको आप हैमर भी कह सकते हो, ठीक है, ठीक है। यही पुश करता है तो फाइनल प्रोडक्ट आपका हमारा ऐसा मिल जाता है, दैट इज द ड्रॉप फोर्जिंग। अब मशीन फोर्जिंग में क्या आता है, इसी का भाई है, जस्ट ये मशीन फोर्जिंग भी वही है। मान लिया कि आपको इस टाइप का शेप चाहिए, ऐसा शेप चाहिए आपको, इस तरह का शेप चाहिए, बोल्ट बनाना, स्क्रू बनाना, सपोज दैट, ठीक है। तब हम लोग मशीनिंग आपका फोर्जिंग करते हैं। तो मशीनिंग फोर्जिंग में क्या होता है कि ओपन डाई रखते हैं, ठीक है। ये तो आपका क्लोज डाई हो गया, ओपन डाई होगा। ओपन डाई कैसा होगा, इस तरह का डाई होगा। एक ओपन डाई बनाओ ऐसा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये ओपन डाई में ये आपका ओपन डाई हो गया, ओपन डाई हो गया, ओपन डाई। ये आपका वर्क पीस है, ठीक है। तो इसमें ये प्रेस जो यूज होता है वो आपका इस टाइप का प्रेस को यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह का प्रेस को यूज करते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि इसको हम लोग इसको आपका प्रेस आपका रैम के साथ अटैच होता है और इसको प्रेस करते हैं इस जॉब में, तो हमारा जो जॉब बनता है वो आपका इस टाइप का जॉब बन जाता है। ये आपका हो गया मशीनिंग, आपका फोर्जिंग हो गया, ये हो गया मशीनिंग फोर्जिंग, ठीक है। In a machine forging only open to get the desired shape. All it involves of the operation. Sometime it is a simple called offset forging. इसको offset forging भी कहते हैं, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम है offset, offset forging, ठीक है। इस तरह का शेप चाहिए तो क्या होगा, इसको प्रेस किए तो मटेरियल को काटते हुए आपका ये आ गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया ओपन डाई के थ्रू आपका मशीन। अब प्रेस फोर्जिंग क्या होता है देख लो। प्रेस फोर्जिंग प्रेस फोर्जिंग देख लो, प्रेस फोर्जिंग। पहले देख लो प्रेस फोर्जिंग होता क्या है।